जुड़ चुके हैं। जैसे ही क्वेश्चन चलेगा उसके बाद कमेंट को हाइड कर दिया जाएगा। जी जुड़ चुके हैं, नीलमणि, अंगद, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, आज का जो क्लास है वो काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डाला है। सभी लोग ज़रूर देखिए पूरा। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन है जो कि मैं पिछले सेशन में नहीं करवाया था। ठीक है, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कम से कम लाइक होता है यार। ठीक है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि फ्यूचर इसी चैनल पर सभी को आना पड़ेगा, नोट्स, स्टडी मटेरियल सभी के लिए। चलिए, सोमनाथ जी जुड़ चुके हैं, सभी रजनीश जुड़ चुके हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी नए व्यूअर हैं कृपया वीडियो को पूरा देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग वैभव। चलिए, सभी लोग प्यार भरा गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोनों। आज के सेशन में न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट है तो सभी लोग कॉपी कलम भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के यूज करें और साथ ही साथ अपना माइंड भी कितना जल्दी आप कॉन्सेप्ट को जल्दी कर पाते हैं ये भी होता है। चलिए, राधे श्याम जी, सत्यम जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, तो आप सभी को पता होगा कि क्लास होता है 4 बजे, एक दिन छोड़ के, और इसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए, पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, आई होप सभी लोग आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सभी लोग बहुत ज़बरदस्त सभी लोग। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को आवाज़ आ रही है और क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। मैं कमेंट का हार्ड कर रहा हूँ, सभी को विजुअल। मनीष जी, सत्यम, राधेश्याम, सभी को विजुअल हो रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो, लेट्स बिगिन। चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए इनका, फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए फ्रेंड। सभी को मिलान करना। देखिए, इंग्लिश वाले भी आपको कन्फ्यूजन आना नहीं है, इंग्लिश के वाले स्टूडेंट है डरना नहीं है, कोई बात नहीं। हिंदी में अब सभी को पता होगा लॉकडाउन के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है ओम का सभी को मिलान करना है, ठीक ना, मिलान करना कि ओम्स का नियम किससे रिलेशन रखता है और न्यूटन का किससे, आइंस्टाइन का किससे। तो सभी को पता फ्रेंड, सभी को पता होगा फ्रेंड ये बात कि ओम्स का लॉ क्या हो जाएगा 2 और न्यूटन का क्या हो जाएगा B=ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आइंस्टाइन का होता है E=c²। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का आप देख रहे हैं 2 और बी का देख रहे हैं 1 और सी का देख रहे हैं आप 3। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी ऑप्शन राइट। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सभी लोग जवाब, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। हिंदी इंग्लिश आज दोनों सेशन होने वाला है, सभी को बता दूं। हिंदी में मैं करके बता रहा हूँ, जो भी जिनको भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो मैं बता रहा हूँ कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए कि फिलामेंट का, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना जाता है, कॉपर का, कॉपर से या नाइक्रोम से, और या लेड मतलब शीशा होता है, टंगस्टन से। तो देखिए, नाइक्रोम के वायर से बना जाता है जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये यूज किया जाता है हीटर में, ठीक है ना। और आयरन में जिससे हम कपड़ा आयरन करते हैं उसमें यूज किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और कॉपर जान ही रहे तो सबसे, तो बता दूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है फ्रेंड वो बनाया जाता है टंगस्टन का, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरह से कॉइल लपेटा हुआ रहता है बल्ब के भीतर। चलिए, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर का प्रकृति कैसा होना चाहिए, मतलब नेचर उसका कैसा होना चाहिए, फ्यूज वायर किस तरह का बना होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस इस तरह हो बना हो, उसका रेजिस्टेंस हाई हो और लो मेल्टिंग पॉइंट हो, या फिर हाई रेजिस्टेंस हो या हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, लो रेजिस्टेंस हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, या लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होना चाहिए फ्रेंड, सभी लोग जवाब दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। आप लोग जितने भी मैं PDF भेज रहा हूँ उसको ड्राइव पे डाल के रखिए, ठीक ना। और मैं ड्राइव का लिंक भी भेजता हूँ बार ग्रुप में, तो सभी लोग ग्रुप से लेफ्ट ना होइए, काफ़ी यूजफुल है। जब फ्री में आप लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो लेने के बजाय आप बेफालतू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना ही रटे। मैं ठीक है, क्या हो जाएगा कि जो फ्यूज वायर है, जो हम लोग घर में फ्यूज का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तब ना कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो जल्दी पिघल जाएगा और पिघलने के बाद क्या होगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब सर्किट को
डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो भी हमारा सामान है, चाहे मोबाइल चार्ज में लगा हुआ, पंखा चल रहा हो, बल्ब चल रहा हो, सभी का खराब होने से बच जा सकता है। तो ये है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। मनीष जी समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों होने वाली, बस 2-4 इंग्लिश था। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र थे जो रुक रुक के चल रहा है। सत्यम, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हिंदी में ही है, हिंदी में ही है गुड्डू जी, हिंदी में ही है। जस्ट एक ही क्वेश्चन, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, सब हिंदी में ही है। चलिए इनका जवाब दीजिए कि यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो विद्युत करंट प्रभावित होगा नहीं होगा यदि, ठीक ना। क्या रजनी जी मैसेज, क्या मैसेज? एक बार सभी लोग को आवाज़ आ रही है, क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, यस और नो बता दीजिए, उनके बाद कमेंट को हाइड करूँगा। सभी लोग बताइए, अच्छे से आवाज़ आ रही है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? क्या बफरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? यस कोई बात नहीं, सोमनाथ जी के पास आवाज़ आ रही है, सभी के पास। कुछ को बफरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपके नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तो नेट एकदम ठीक ठाक है। तो आप एक बार जिनको भी प्रॉब्लम हो वो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के फिर से लाइव क्लास को जुड़िए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इनका। सही लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कब फ्लो नहीं होगा, यदि करंट का मान सेम हो जाएगा, उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, या दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव यानी कि वोल्टेज भी बोल सकते हैं वो समान हो जाएगा, तो कब चार्ज फ्लो नहीं होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बोल रहा है कि अगर चार्ज सेम हो जाए, एक तार चार्ज सेम हो जाए तो क्या करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं सभी लोग? चलिए तो इनका मैं आप एक्सप्लेन करके जवाब दे रहा हूँ। चलिए तो देखिए, होता क्या है कि अगर किसी भी चार्ज का जो दोनों के पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो करंट क्या होगा, नहीं फ्लो होगा। सपोज आप ऐसे सोचिए कि अगर ये दो कंटेनर हैं, ग्लास सोचिए, अगर सेम ग्लास में सेम क्वांटिटी में पानी भरा हुआ है, जितना इसमें भरा हुआ है उतना इसमें भी भरा हुआ है, अगर हम बीच में पाइप लगा देते हैं तो पानी इधर से उधर नहीं जाएगा। अगर हाँ इस ग्लास का पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा और उसका कम होगा तो इससे पानी इसमें जाने लगेगा। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी, यानी कि जब उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अब ये इस ग्लास के थ्रू उसका समझ सकते हैं कि जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा तो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग सॉल्व करके बताइए, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग सॉल्व करके दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। मैसेज दिख रहा है क्या रजनीश, कौन सा मैसेज दिख रहा है? इनका जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी लोग देखिए कि ये जो है ये दो सीरीज में है। अभी आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे कि देखिए अगर सीरीज किसको बोला जाता है, अगर किसी भी वायर का इंड छोर किसी भी वायर के फर्स्ट छोर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे देखिए इस वायर का इंड छोर ये है और इस वायर का फर्स्ट छोर यानी कि इंड ये है, तो दो फर्स्ट इंड और इंड जो अगर दोनों को जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज। और देखिए इस तरह का जो होगा सैंपल तो वो होता है हमारा पैरेलल का। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ आप फिगर में देखिए कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और फिर ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में जब होता है तो क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्विवेलेंट वो जाता है, दोनों सभी जुड़ जाता है R1 + R2। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 200, 100 मिलकर क्या हो जाएगा 200। और जस्ट इसी तरह इन दोनों का भी क्या हो जाएगा 200। और देखिए जब ये 200 हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा पैरेलल कंडीशन में। ठीक है, जब इनको इस तरह से करेंगे तो फिर ये पैरेलल कंडीशन में आएगा, और फिर पैरेलल कंडीशन में आएगा तो फिर पैरेलल कंडीशन का क्या फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। सभी लोग जानते ही होंगे, तो इनका हो जाएगा 1/200
फिर 1 ये 200। अब जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 100 ohms। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनका जवाब दीजिए। पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ लेवल का है, आप लोग समझ से बाहर होगा, ठीक है ना। बट एक इसका फॉर्मूला होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कूलम्ब के लॉ से, उनको आप थोड़ा कूलम्ब के कॉन्सेप्ट को समझिए, कूलम्ब चार्ज कॉन्सेप्ट इसको समझिए यूट्यूब के जरिए। सभी लोग इनका जवाब दीजिए। क्या सभी लोगों को इसका आंसर पता है? सभी लोगों को इसका आंसर पता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनका जवाब दीजिए। देखिए फ्रेंड, इनका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोने ए बी डी जो चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे भी माइनस क्यू चार्ज है। तो बोल रहा है कि इसके ये जो ओ पॉइंट है केंद्र में, केंद्र पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। बीच का पोटेंशियल बोल रहा है डिफाइन करने, निकाल लें। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि वो होता है कि V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई 0 इंटू जितना उसका चार्ज होगा, उसके बाद उसका जो जितना साइड होगा वो डिफाइन करना। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, सभी को यहाँ साइड में दिया कि जिस पे जितना चार्ज है, जैसे यहाँ प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज क्यू थी और माइनस क्यू। तो इस तरह सॉल्व करने के बाद देखिए वर्ग का भुजा जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, वो सेम होता है। आप देख सकते हैं इनका 1 हो जाएगा, जब इनको एलसीएम लीजिएगा तो ये निकलेगा 0, और इधर जो टर्म बचा है दोनों मिलके क्या बना देगा इसको 0। तो यानी कि जो उसका बीच का जो पोटेंशियल होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 0। इस बात को याद रखना, अगर समझ में ना आया हो तो इसको बस रट ले, आने के चांसेस हैं, ठीक है ना भी समझ में आए तो इसको याद रखें कि इसका आंसर क्या होगा 0। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए जवाब दे, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी लोग मस्त जवाब दीजिए। हेलो मेरे फ्यूचर के इंजीनियर, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। इनका 1000 वाट के एक हीटर समझ रहे हैं, हीटर का यूज डेली 2 घंटा तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? सभी ने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि क्या होता है फ्रेंड, बताइए। E इज इक्वल्स टू बिजली की खपत, E इज इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। भैया यहाँ पावर क्या है? पावर है 1000 वाट, क्या है 1000 वाट, ठीक है। और T कितना है? तो एक दिन में यूज़ कर रहा है वो 2 घंटा, तो 10 दिन में कितना हो गया 20 घंटा। और इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 20,000 वाट, क्या हो जाएगा फ्रेंड 20,000 वाट। और चूँकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, कितना होता है 1000 वाट, तो 20,000 वाट बराबर कितना किलोवाट, तो फ्रेंड हो जाएगा वो 20 किलो वाट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 20 किलो वाट। आप एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ, और जिसको हम यूनिट 1 यूनिट कहते हैं, तो यानी इसका हो जाएगा 20 यूनिट। बिजली का खपत कितना हुआ फ्रेंड, तो 20 यूनिट हुआ। किलोवाट को हम क्या बोलते हैं यूनिट, ठीक ना। तो इसका यूनिट कितना उठा, तो 20 यूनिट। यानी कि जो 1000 वाट का हीटर है उसको अगर हम 2 घंटा रोज़ चलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो 10 दिन में उनका जो बिजली का खपत होगा वो होगा 20 यूनिट। चलिए, तो सर आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन है। मैंने जो पिछले सेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराया था, और साथ ही साथ फ्रेंड आप लोगों के लिए मैं जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है सभी पर जितना भी न्यूमेरिकल होता है उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हूँ, आप लोग बाद में देखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर एक कितना न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सभी न्यूमेरिकल को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को डाल के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोग इनका जवाब दीजिए। थोड़ा इसमें कॉपी कलम यूज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सभी लोग आसान है। तो फ्रेंड देखिए ये क्या है, अब पहले एक्सप्लेनेशन में इसमें देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, जैसे आप जैसा कि स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट,
मतलब रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है जितना रेजिस्टेंस होता है उसका टोटल सम R1 + R2 + Rn तक। तो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, R1 है मान के चलिए R/4 और R2 कितना है R/4। तो इस तरह से जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे फ्रेंड, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो जाएगा R/4 + R/4, ठीक है। और जब इनको LCM निकालिएगा, ठीक ना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, और जिनका निकालिएगा तो हो जाएगा 2R/4। जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा R/2। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा फ्रेंड R/2। सभी लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसका मैं PDF ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग जबरदस्त इनका जवाब दीजिए। सभी लोग जुड़े हैं, थैंक यू। सभी का पॉलिटेक्निक निकलेगा जो इस बार है, अच्छे से तैयारी कीजिए मेरे अनुसार। चलिए मैं जो बोल रहा हूँ मेरे रूल को फॉलो कीजिए, 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा तो मिलेगा। चलिए, और इस चैनल पे प्यार बनाए रखें। इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो मिलते हैं, मोटिवेशन किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से टॉपर बनना है, सभी तरह के वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के भी साथ जो शेयर करें। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बी कोई सीधा जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें बोल रहा है कौन पारा मैग्नेटिक है। अब पारा मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, एक होता है डी मैग्नेटिक, एक दूसरा होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वैसा एलिमेंट, या बोल सकते हैं वैसा एलिमेंट जो कि जिसमें चुंबक का गुण होता है, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, और उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जो ऐसा नहीं कर पाए मतलब उसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक। तो जैसे कॉपर कभी भी चुंबक में नहीं सटता है, पता होगा, ठीक ना, ये उसी का आयन है, तो ये भी नहीं सटता, H2 भी नहीं सटता, तो सिर्फ बचा Mg जो कि मेटल है, वो जो है एक पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक में। सभी लोग जवाब दीजिए ज़बरदस्त। कि जो चुंबकीय कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है, मतलब सुई होती है, वो किसके और इंडिकेट करती है। सभी के मोबाइल में कंपास होगा, ठीक ना। अगर आपने कंपास का यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो नीडल है उनका जो सुइया है वो हमेशा उत्तर साइड की ओर इंगित करता है हमेशा, ठीक ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा चुंबकीय और उत्तर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जैसा कि आप यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। सॉरी बार बार फ़ोन आ रहा है उसके लिए। चलिए आई होप बात समझ में आ रही होगी और जा रही होगी। थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम हो सकता है आज, क्योंकि सभी डे हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है तो इस समय ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस बात को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि जो विद्युत धारा का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसको किसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया या खोजा। और जो भी हिंदी के मित्र हैं, हिंदी समझ जो भी जिनको भी हिंदी समझ में आ रही है वो पढ़ के उनका जवाब दीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका खोज किसने किया, हेनरी साहब ने, ऑस्ट्रेट साहब ने, फैराडे साहब ने, या फिर वोल्ट साहब ने। वोल्टा थे जिनके नाम पे वोल्टेज का मात्रक वोल्टा पड़ा। तो आप सभी को पता होगा, अगर 10th में पढ़े होंगे तो, या 12th में भी पढ़े होंगे तो, इलेक्ट्रिसिटी की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खोजा था ऑस्ट्रेट साहब ने। उन्होंने बताया कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में इंटर करती है या फ्लो करती है, जाती है, तो उस दौरान उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी लोहा का कोई भी चीज़ लाइएगा तो वो उसके आसपास में जो सट जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑस्ट्रेट का लॉ। चलिए, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया, ऑस्ट्रेट साहब ने। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सभी लोग इनका थोड़ा जवाब दीजिए। तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, अगर कॉपी कलम हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर माइंड से हो रहा है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। जितना हो सके कम समय में इनका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इनको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वैसे मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। काफ़ी थोड़ा ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग, देखिए इनका क्या होगा। क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं आपको कि बोल रहा है कि 20 का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। इसे अगर 40 सेंटीमीटर तक लंबा ताना जाए मतलब लंबा किया जाए तो जो वर्तमान प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। उनका जो यानी कि 20 सेंटीमीटर एक तार है,
कंडक्टर है जिनका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, और अगर उसे हम 20 से 40 सेंटीमीटर थोड़ा खींच के तान देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, वो 5 ओम हो जाएगा या 10 ओम हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा या 200 ओम हो जाएगा। आप फार्मूला का भी यूज ले कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा हूँ। सभी लोग धन्यवाद, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोग जवाब दे रहे हैं 10 ओम, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ स्क्रीन पे इनका एक्सप्लेनेशन देखिए कि भैया आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 5 ओम, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, लेंथ आपका दिया है, एक बार दिया था 20 cm, और देखिए 1 मिनट आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर ये 20 सेंटीमीटर का वायर है, फिर इसको क्या कह रहा है, और रेजिस्टेंस था 5 ओम, फिर इसको खींच के मतलब तान के 40 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, ठीक ना। 20 से कितना हो गया फ्रेंड, वो 40 हो गया, ठीक ना। तो डिस्टेंस कितना बढ़ा, 20 सेंटीमीटर, 40 माइनस 20 कितना हो गया, 20 cm है। चूँकि यहाँ जो फार्मूला रेजिस्टेंस सभी को एक यूनिट में रखना है, तो इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 से इन पर डिवीज़न देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो लेंथ हो जाएगा आर कितना है 5, और लेंथ हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 0.2 मीटर। और आपको फार्मूला ये मालूम होगा कि रो आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो अपॉन एल बाय ए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसको वैल्यू को रखेंगे, और जिनका वैल्यू नहीं दिया गया उनको एक रेशियो मान के चलेंगे, जैसे कि पी बाई है, ठीक है। तो ये निकलेगा पी बाई ए का रेशियो क्या मिल रहा है हमको 25 मिले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरह से हम नया रेजिस्टेंस जो क्या होगा, मतलब प्रेजेंट रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। और जो भी इंग्लिश के मीडियम के हैं वो थोड़ा समझे, ठीक ना। ज़्यादातर यहाँ हिंदी के ही स्टूडेंट हैं और मैं उनका इंग्लिश बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझें। तो आर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आर यहाँ प्रेजेंट में क्या निकल जाएगा 10 ओम। बहुत ही अच्छे जवाब दिए थे सभी लोग, आप सभी को शायद पता होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रौनक जी क्वेश्चन का PDF जरूर दूंगा। चलिए थैंक यू, सभी को PDF दूंगा, सभी को PDF दिया जाएगा इसका, बट आप एक बार यहाँ अभी डील कीजिए, उनके बाद मैं PDF ज़रूर दूंगा, ठीक ना। अब आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आए हैं, अपना थोड़ा टाइम बर्बाद करके, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझो और अच्छे से थोड़ा यहाँ लाइव कीजिए। तो इससे होता है क्या, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और साथ में जब होता है तो आप मोटिवेट रहते हैं एक दूसरे फ्रेंड के साथ जब उनका। चलिए डायनामो का मतलब हुआ फ्रेंड जनरेटर आप सभी ने देखा होगा। तो जनरेटर किस वोल्टेज, किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, ये आपको बताना है, ये ठीक है। तो देखिए जनरेटर में आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि उसमें जो हम तेल देकर, कोई भी डीजल या पेट्रोल देकर उसको घुमाते हैं। अब जब आप पॉलिटेक्निक पास कीजिएगा तो जिनका भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल होगा तो इस बात को अच्छे से समझिएगा बाद में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, जिसको यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं, यानी कि अगर कोई मशीन का पार्ट घूम रहा है किसी डीजल या पेट्रोल या फिर हैंड के जरिए, किसी जरिए उनको अगर घुमाया जा रहा है तो वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक ना। मशीन के पार्ट से जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने देखा होगा कि उसमें हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं जनरेटर में, तो वो स्टार्ट होता है और घूमता है, उसके ज़रिए वहाँ जो जनरेटर का पार्ट जुड़ा होता है वो जब घूमता है तो वो फ्लक्स इंड्यूस करता है। सभी लोग आगे जब आइएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिएगा तो आप सभी को ये मैं सेमेस्टर का तैयारी करवाऊँगा तो बताऊँगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट यही क्वेश्चन अगर आप मोटर का पूछ दे कि मोटर किसको किस में करता है, तो मोटर का फ्रेंड हो जाएगा वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है मोटर में, और जनरेटर में जस्ट इसका अपोजिट। बात को आई होप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग इनका जवाब दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका जवाब दीजिए सभी लोग इनका जवाब दीजिए। मैं तो कमेंट को, चलिए इनका जवाब कौन कौन दे सकते हैं एक बार देख लीजिए। प्रणव जी मैथ का भी क्लास होगा, पहले हमने टारगेट किया है कि 20 मई तक इन सभी को ख़त्म करूँगा, कहने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ठीक ना। एक साथ सभी नाव पे पैर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो मैं इसको टारगेट लेके चला हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद मैं फाइनली 20 के बाद मैथ का तैयारी करवाऊंगा। और साथ ही साथ मैंने बता दिया है कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है। आप वाईफाई स्टडी एग्जामपुर से तैयारी करें, बेफालतू में कोई भी चैनल को पर ना जाए, ठीक है, किसी भी चैनल पर ना जाए, और अच्छा से अच्छा चैनल से तैयारी कीजिए, ठीक है। राधे श्याम जी, चलिए। सोमनाथ जी, रौनक जी, चलिए इनका जवाब दीजिए। सभी लोग भी जवाब दे रहे हैं। अभी हम कमेंट को थोड़ा हाइड करते हैं। कि बोल रहा है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत किस में होगी, ये बताना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई 3 बल्ब है, एक 40 वाट का है, ये दूसरा 60 वाट का है, और ये तीसरा 100 वाट का है, और इसको क्या किए हम, एसी मेंस से जोड़ दिए, जो कि है 220 वोल्ट का, मतलब सप्लाई से जोड़ दिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा एनर्जी मतलब ऊर्जा का खपत करेगा, ठीक है ना, कौन सा बल्ब ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगा। तो फ्रेंड, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा कि P = होता है VI या I²R या फिर V/R, ये भी पता होगा, ये भी फार्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए कि P = क्या होता है फ्रेंड, V/R। तो जब P का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और जब R का वैल्यू बढ़ेगा तो P का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती जिनको बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिनका कम पावर है, क्या है, कम पावर है, जैसे इसका 40 वाट का क्या है, कम पावर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बिजली का खपत करेगा। कहने का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, यानी कि अगर करंट के बीच पाथ में, रास्ते में जो अवरोध आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो भैया जिसका रेटिंग कम होगा, जिनका वाट कम होगा, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, बिजली का खपत उतना ज़्यादा करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, 40 वाट के लिए सबसे अधिक होगा ऊर्जा की खपत। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी कि एक बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट होता है इस तरह का, आपने देखा होगा, ठीक ना, इधर N पोल होता है, इधर S पोल होता है, इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट, ठीक ना। तो बोल रहा है कि अगर बार मैग्नेट को बीच से हम काट दिया जाए तो क्या इसका पोल स्ट्रेंथ जो होगा, ठीक ना, पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, या जितना है उतना ही रहेगा, मतलब रिमेन द सेम। क्या होगा फ्रेंड, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। जिनको भी इंग्लिश ना समझ में आ रही हो, बस सॉरी, 1-2 क्वेश्चन है इंग्लिश में, ठीक है, बस मैं उनका हिंदी बता रहा हूँ। कि बोल रहा है एक बार मैग्नेट को अगर बीचों बीच कर दिया जाए तो उसके पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोगुना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, रिमेन सेम। तो आपको बता दूँ फ्रेंड कि जो बार मैग्नेट होता है, अगर आप उस कहीं से भी काटिए, ठीक ना, ये जो बार मैग्नेट होगा NS पोल, नॉर्थ साउथ, तो उनको कहीं से भी काटिए तो उनका जो पीस का जो पोल स्ट्रेंथ होगा सबके लिए समान होगा। जिसमें फ्रेंड हो जाएगा रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जितना भी PDF है मैं आप ड्राइव पे डाल के रखिए, और एग्ज़ाम देने के बाद आके मिलाइए, नहीं मिलेगा तो हम फ़ोन करके, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस बात को समझिए, बेफालतू में इधर उधर के क्वेश्चन बैंक क्लास व्लास जो है बेफालतू में ना कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। आप सब पूछिए अपने सीनियर से जो पॉलिटेक्निक में है, क्या उन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली, ऑनलाइन क्लास ली, नहीं ना, कोई नहीं लिया। हाँ, जो वीक स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए ऑफलाइन क्लास ही ले, ना कि ऑनलाइन क्लास परचेज ना करें, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए इनका। व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ द डिस्कनेक्ट द, सब लोग जवाब दीजिए। When the main switch of the house is put off, बोल रहा है कि जब मेन स्विच, आप सभी को पता होगा मेन स्विच क्या होता है, जब घर का मेन स्विच हम बंद रखते हैं यानी कि डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, लाइव वायर सिर्फ डिस्कनेक्ट होता है, या लाइव वायर और अर्थ वायर दोनों डिस्कनेक्ट होता है, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों डिस्कनेक्ट होता है, ये आपको बताना है। हमारे घर में वायर होते हैं, ठीक है, RYV, रेड येलो ब्लू, ठीक है। रेड जिनको बोला जाता है लाइव वायर, और ब्लू को बोला जाता है न्यूट्रल वायर, और इसको बोला जाता है अर्थिंग वायर, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, मेन स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उस स्थिति में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाता है, यानी कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें ये हो जाएगा 3।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सभी लोग ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सोमनाथ, विशाल, रजनीश। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, मैं बाद में कमेंट देखता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। चलिए स्क्रीन उसी लैपटॉप के स्क्रीन पे सभी का कमेंट आ रहा है। चलिए कि मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू, बस एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, अब इंग्लिश में, उनके बाद हिंदी ही आएगी। कि बोल रहा है मैग्नेटिज्म जो होता है मटेरियल में, पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो किसके कारण होता है? जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, या सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मोशन में इलेक्ट्रॉन रहता है, घूमते रहता है, उसके कारण उसमें मैग्नेटिज्म आता है, या प्रोटॉन रेस्ट में होता है, या न्यूट्रॉन रेस्ट में होता है। तो आप सभी को बता दूं कि एनी सब्सटेंस का 3 पार्टिकल होता है, किसी भी सब्सटेंस का 3 पार्टिकल होता है। क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक लुच्चा पार्टिकल है जो इधर से उधर उछल कूदक करते रहता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जब मोशन में आता है तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। इसका फ्रेंड हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन, चलिए अब खत्म हुआ फिजिक्स, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, लोग बने रहे, बाद में आपको कौन सा यूनिट दिया जाएगा मैं बताऊंगा एंड में। चलिए, तो केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रूप से जो एटम होते हैं वे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस पर, नेगेटिव चार्ज होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? सभी लोग बताइए, इनका जवाब दीजिए। सभी लोग फ्रेंड इसका जवाब दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बंटी, नीलमणि, सत्यम, सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। 100% सफलता मिलेगी सभी को इस बार। थोड़ी बहुत आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो भी जिनको भी प्रॉब्लम हो कॉल कर से बेझिझक 24 टाइम आवर्स पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी चीज़ से कन्फ्यूजन हो, कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिकली रूप से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, इस बात को समझते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज। अगर ये भी अगर मान के चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 है और प्रोटॉन की भी संख्या 20 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक ना? अगर मान के लिए ये भी 20, ये भी 20, तो 20 में से 20 गया कितना हो जाएगा? 0। तो 0 का मतलब क्या? न्यूट्रल। तो यानी कि इलेक्ट्रिकली रूप से हम कह सकते हैं कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, बोल रहा है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रहते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? कक्षा। ठीक ना? तो उसका जो स्पिन होता है सेम होता है, या अपोजिट होता है, या सेम और अपोजिट दोनों होता है, या स्पिन होता ही नहीं। सभी लोग अगर 12th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इस चीज़ की जानकारी होगी। 9th में तो ज़्यादा इसका जानकारी नहीं था, तो थोड़ी बहुत 11th को पढ़ लिया करें। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ी बहुत क्वेश्चन जो होता है मीडियम लेवल से आते हैं, थोड़ी बहुत टफ लेवल भी कह सकते हैं उसको। तो इस चीज़ को समझे कि कौन सा क्वांटम नंबर होता है, जिमुथल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, बॉर्बियरी। अभी जो हमने आपको ग्रुप में भेजा है कुछ कॉन्सेप्ट, उसको समझे और साथ ही साथ अपना बुक को भी पढ़े। तो फ्रेंड हमेशा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सेम यानी 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होता है, तो इस स्थिति में जो उसका स्पिन होता है वो अपोजिट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही है। ये इस चीज़ को आपको पता ही होगा, तो डीपली ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जबरदस्त, बंदुल, गुरुजी, राधेश्याम, विशाल, बहुत ही जबरदस्त। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष, अब इंग्लिश वाले को बता दूं कि बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट का साइड किस संख्या में समान है, इसके आधार पर एक तरह से उसको बैलेंस माना जाता है। उसके मोल के आधार पर, या मॉलिक्यूल्स के आधार पर, या फिर आयन के आधार पर, या एटम के आधार पर। तो चूंकि ये सब आपको पता होगा कि 10th के फर्स्ट यूनिट केमिकल इक्वेशन एवं रिएक्शन में है, किसी भी समीकरण को बैलेंस उसके एटम के आधार पर किया जाता है कि उसमें कितना एटम है। सपोज आप ये समझ सकते हैं कि जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O। अब ये क्या है? बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है?
ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस किया कैसे किया जाता है? तो इसके बहुत सारे मेथड थे। एक था हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा था अलजेब्रिक मेथड, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर इसमें हम 2 देते हैं तो हाइड्रोजन की जो एटम का नंबर है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 4। अगर इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए अब ये जो इक्वेशन है वो हो गया बैलेंस। चलिए, तो आप सभी को आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड सी परमाणु। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग इनका जवाब दीजिए कि किसी एलिमेंट के एटम की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन आप सभी को आना ही आना है इस बार एग्जाम में, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से पढ़े, अपने फेयर से पढ़े या बुक से पढ़े, जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा जवाब? देखिए, बोल रहा है कि आपको पता होगा कि जैसे कक्षा होता है सेल, ये इस तरह से, जैसे कि LMN सभी आपको पता होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है 2n²। n कहाँ क्या होता है? वहाँ होता है कक्षा की संख्या। तो बोल रहा है दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि कक्षा की संख्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इधर 2 ऑलरेडी था, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड 8। हम जैसा कि एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एलिमेंट के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक मास जो होता है उसको हम किस यूनिट से डिनोट करते हैं? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या AMU में, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा कि किसी भी एलिमेंट के परमाणुविक एटॉमिक मास को हम AMU में डिनोट करते हैं, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट ये रहा कि इसमें से सहसंयोजिक यौगिक का एक उदाहरण है। सहसंयोजिक संयोजिक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड का कौन सा एक उदाहरण है? कंपाउंड के बारे में सभी को पता होगा, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, कौन सा कंपाउंड होता है कोवैलेंट होता है, इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड होता है, ये सभी आयनिक बॉन्ड, ये सभी को आपको देखना है। चलिए, इसमें आपको बताना है कि कोवैलेंट यौगिक कौन सा है, कौन सा उनका एग्जाम्पल है। कोवैलेंट यौगिक जो होता है वो नॉन मेटल में होता है, ये सभी को पता होगा। वो क्या होता है कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप के थ्रू बनता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जितना है ये है इलेक्ट्रिकल वायलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, विद्युत संयोजिक, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, इसको देता है, तो इस तरह से वो बॉन्ड बनाता है। जस्ट आप देख सकते हैं CHCl3 जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, आपस में सेम इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन वो देता है उतना इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, मतलब पार्टनरशिप करके बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देख सकते हैं जो क्रॉस का साइन है ये दे रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, इस तरह से इसका पार्टनरशिप हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा CHCl3, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जस्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग जवाब दीजिए। जबरदस्त, जयराम D। चलिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहा की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? आपको बता दूं कि आपको जो वैलेंसी है कंपाउंड के नेम है मैंने भेजा है, और जिनके पास बुक है उसे रटे अच्छे से, उसे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं कंपाउंड के नेम से। वैलेंसी पता होगा, वैलेंसी क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में, एक्सटर्नल सेल में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। और किसी किसी एलिमेंट का डबल वैलेंसी होता है, जैसे फेरस का मतलब लोहा का होता है 2 की फेरस, और फेरिक, कॉपर का भी 2 होता है, क्यूपरस और क्यूप्रिक, इसी तरह बहुत सारा का होता है। तो यहाँ जो होता है तो फेरिक का क्या होता है? फेरिक का होता है फ्रेंड 2, अगर यहाँ फ्रेंड 3, इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। अगर वही फेरस रहता, फेरस ऑक्साइड, तो वैलेंसी हो जाता 2। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किसी एलिमेंट के एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना?
10। न्यूट्रॉन कितना, तो बोल रहा है 12। आपको बता दूं कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में उतना ही प्रोटॉन होता है। इसी कारण हमने अभी आपको बताया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये भी प्लस, ये सॉरी ये माइनस, ये प्लस, जिनके कारण प्लस माइनस क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो यहाँ आपको निकालना है कि उनका परमाणु भार क्या होता है, ठीक ना। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 10, न्यूट्रॉन कितना 12, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 22। ये सभी आप सभी को पता ही होगा। तो इसका कोई आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 22। नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, ज़बरदस्त। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। फाइनली आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल करके ज़रूर पूछें। आप लोगों का हेल्प करने में काफ़ी अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि आप लोग फ्यूचर के अच्छे इंजीनियर बने, इसरो में जाएं, DRDO में जाएं। इसरो क्या होता है आप सभी को पता ही होगा कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया है। सभी लोग इंजीनियर ज़रूर बने। इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू आपको जो कंपटीशन करते हैं नॉन टेक से, ठीक है। तो सभी को जैसे अमन जी जवाब दे रहे हैं डी। चलिए, बहुत ही शानदार जवाब, शानदार जवाब। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए कि एटॉमिक संख्या Z से डिनोटेड किया गया है और मास नंबर A से, तो परमाणु में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो भैया जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि परमाणु एटॉमिक जो नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इसका फ्रेंड क्या जवाब हो जाए, तो इसका जवाब हो जाएगा Z। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ये आपको बस कन्फ्यूजन के लिए स्टेटमेंट दे दिया गया है। इस बात को समझिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को हमेशा एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर रखें। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। आप सभी को ये ट्रिक पता होगा कि पेन GTC, याद रखें, पेन GTC। P का मतलब हुआ प्रोटॉन, तो खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, खोज किसने किया, थॉमसन ने। N का मतलब हुआ न्यूट्रॉन, खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। तो पेन GTC याद रखना है सभी को। तो इलेक्ट्रॉन का इस तरह से खोज किसने किया, आप बता सकते हैं ET। तो ET का मतलब क्या हो गया, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, इसका तो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2001 में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कई बुक को कंप्राइज करके ये PDF बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ उठा के डाल देता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ड्राइव पे डाल के रखें। जब एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद निकलिएगा तो क्वेश्चन मिलाइएगा कितना आया है कितना नहीं आया है, और उसके बाद कॉल करके बताइएगा। चलिए, ऐसे नहीं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम छोड़ के आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। कम से कम सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा। ऑक्सीजन के एक एटम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भैया बताइए कितना होगा। ऑक्सीजन के एक एटम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। ओड होगा 2 गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे तो मास निकल जाता है, सिंपल याद रखने के लिए। और इवन हो तो उसको 2 गुना कर देते हैं, सभी को पता होगा। यहाँ इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे। और एटॉमिक नंबर इसका होता है 8 ऑक्सीजन वाट। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं कि दरमान, यानी कि M माइनस उसका जो एटॉमिक मास है Z, उसको हम माइनस कर देंगे तो 8 निकला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GD का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। हाँ फ्रेंड, एक बार बता दूं कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को समझे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अफवाह जो प्रिंसिपल होता है 1s 2s, काफ़ी आसान ट्रिक है। इसके थ्रू यूट्यूब पे उनका लेक्चर देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है सभी को याद नहीं करना है, जो भी एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन होता है जहाँ, जैसे कि सभी पे तो रूल लगेगा लेकिन जाके कॉपर पे जो होता है वो रूल एक्सेप्शन हो जाता है, मतलब नहीं लगता है। तो जहाँ जहाँ एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को ज़रूर याद रखें। जैसे कि गोल्डिनियम, इसको गोल्डिनियम बोला जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो होता है एक्सटर्नल का, वो होता है 4pFO4 5FD4 और 6s²।
ठीक है, तो ये सब आपको याद ही रखना है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को पढ़ें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी जस्ट स्क्रीन पे है, सभी लोग जवाब देते जाइए फटाफट। मैं देख रहा हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे। बहुत ही ज़बरदस्त जवाब नीलमणि जी, राधेश्याम जी। चलिए, परमाणु के नाभिक में, वैभव जी बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए, परमाणु के नाभिक में अगर 13 न्यूट्रॉन है और उसका द्रव्यमान संख्या 24 है तो बोल रहा है कि एटॉमिक क्रमांक क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। भैया मास है 24, न्यूट्रॉन की संख्या 13, तो भैया एटॉमिक नंबर निकाल लो कि 24 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट वही रहा, देख के बताइए कि जो ऑक्सीजन का जो दिया गया है नीचे में जो इंडिकेट किया रहता है वो होता है उनका एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। तो मास दिया गया है और नंबर भी दिया गया है, तो बोल रहा है न्यूटन निकालने के लिए। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 17 में से 8 गया कितना, 9। चलिए, ये अभी आपको बताए थे कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, इसलिए हम आपको पहले बता दिए कि एक्सेप्शन वाले को जरूर याद रखें, एमपी में पूछा जा चुका है। चलिए, कॉपर 29 का सही इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ये होगा, ना कि 4 पहले होगा 3D बाद में होगा। ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन वाले जितने भी एलिमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जरूर याद रखें। चलिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक कहूँगा जिसपे कितना नॉमेरिकल पूछा जा सकता है और कौन कौन सा नॉमेरिकल अभी तक ने पूछा जा चुका है एग्जाम में, उनका एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। तो परसों आ रही है वो वीडियो, सभी लोग जरूर देखिएगा। उसमें सिर्फ नॉमेरिकल का ही जिक्र करेंगे, कौन कौन सा नॉमेरिकल आएंगे। तो भैया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ये सभी आपको पता ही होगा। चलिए, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको क्वांटम संख्या से रिलेटेड सवाल को याद रखना है। क्वांटम संख्या आप लोगों ने अगर क्वांटम नंबर पढ़ा होगा तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। क्या हो सकता है इसका, नमस्ते RHP, बहुत ही ज़बरदस्त, जयराम जी, RHP जी जवाब दिए। इनका क्या हो जाएगा, अगर क्वांटम नंबर, जो भी 12th के स्टूडेंट है इसका जवाब ज़रूर दे। 10th के स्टूडेंट जो भी हो, एक बार फिजिक्स पढ़े 11th का, और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब पे उसका कॉन्सेप्ट, इससे एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। चलिए, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, डी कोई दे रहे हैं, सी, गुड्डू जी, राधेश्याम, रजनीश। चलिए, तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। कॉन्सेप्ट के लिए आपको हम ये क्वेश्चन ग्रुप में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटम नंबर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप तो क्वांटम नंबर को पढ़िए एक बार, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें पर्सनली कॉल करके चैट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। और इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है 11th बुक से या फिर यूट्यूब से, इनको जरूर पढ़ें इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वो रहा कि कैथोड किरणें बनी होती है किससे। तो भैया आपको पता होगा कि कैथोड किरणें से ही इलेक्ट्रॉन बना था और एनोड किरणें से बना था प्रोटॉन, जिसके खोज करता थे हमारे, बताइए उसका क्या नाम है, किस तरह से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज, और एनोड रे के एक्सपेरिमेंट से हमारा बना था प्रोटॉन। तो इसमें फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा जा चुका है, किसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। ऑक्सीजन का, तो भैया ऑक्सीजन का तो नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो 8 और एटॉमिक मास होता है 16। लिथियम का होता है, क्लोरीन का होता है क्या, नहीं। किसका होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन S1, और उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, इसमें हो जाएगा फ्रेंड आंसर हाइड्रोजन। चलिए, और लास्ट ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सभी लोग इनका कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। देखते हैं कौन कौन से अच्छे से 12th में पास किए हो या फिर 12th में एग्ज़ाम दिए हो तो कितना स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सभी लोग 12th वाले ज़रूर इनका एग्ज़ाम दो, जो 12th पास है या फिर 12th का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं। 10th वाला भी दे सकते हैं अगर आप लोग पढ़े होंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि बोल रहा है कि चार्ज के बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है, किसका लॉ का पालन करता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ, लेकिन यहाँ दिया है स्क्वायर लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो इसमें क्या होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। सभी लोग इस कन्फ्यूजन क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए एक बार, क्या होगा फ्रेंड, क्या होगा, होना चाहिए इसका जवाब।
लिख के जवाब दीजिए सभी लोग। क्या हुआ, सभी जवाब दे रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल गलत जवाब है। क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए क्या? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्या यह सही है? पढ़िए एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि देखिए आपको पता होगा कि जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, और अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सेम मतलब अगर अमीर अमीर में टक्कर हो जाए तो वो एक दूसरे से ईर्ष्या तो करबे करेगा ना, और अमीर गरीब की दोस्ती थोड़ी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है स्क्वायर लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ दोनों का, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाए होंगे 12th में तो इस चीज़ को समझे होंगे, और जो 10th का स्टूडेंट है इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर कीजिए। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। इसका क्या हो जाएगा फिर, सी हो जाएगा। और PDF मैं आप लोगों को ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पॉलिटेक्निक वॉलिटेक्निक में सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो PDF मैं सेंड करूँगा, तो PDF को संभाल के रखें प्रूफ के लिए कि क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, मैं बोलता हूँ बार बार, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लगा हो और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइव लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़े। अभी 20 तारीख तक इनका चलेगा, और कल का मैं टॉपिक बता रहा हूँ, साथ ही यहाँ ग्रुप में भी इनका टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ के कल आना है अमोज जी, बिल्कुल। आप लोग चाहते हैं कौन सा कल टॉपिक होना चाहिए, बताइए सभी लोग एक बार कमेंट में। कल कौन सा, फिजिक्स में कौन सा होना चाहिए और केमिस्ट्री में कौन सा, कल नहीं सॉरी परसों। तो कल आपके लिए बस पढ़ने के लिए दिया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन चाहते हैं, किस किस टॉपिक पे चाहते हैं परसों लाइव क्लास। सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, तो सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए तो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप लोग वीडियो, किस टॉपिक पे आप लोग लाइव सेशन चाहते हैं, एक बार कमेंट कीजिए। जय हिंद RHP जी, चलिए थैंक यू। कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सा, ग्रेविटेशन, बिल्कुल फिजिक्स। चलिए रखा जाए, रजनीश जी का बात मान लेते हैं। रजनीश जी बोले हैं ग्रेविटेशन, ठीक है, मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी से रिलेटेड, यानी कि लॉ ऑफ मोशन के बारे में, या फिर ये बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन से जितने भी स्टडी होंगे उस पर करेंगे। चलिए ठीक है। और केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट होगा, सही बात बोले, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, ठीक है। चलिए मोशन रख दिए जाए, फिजिक्स में हो जाएगा मोशन, ग्रेविटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो टॉपिक होता है लॉ ऑफ मोशन का, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो केमिस्ट्री में होगा वो होगा कार्बन एवं इट्स कंपाउंड। सभी लोग याद रखें, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग जाइएगा, सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, और मोशन, ग्रेविटेशनल, ये जो लॉ ऑफ मोशन है, टाइम डिस्टेंस सबका, ठीक है। और अपना फीडबैक देते जाइए, अभी 6 मिनट है 1 घंटा होने में, तो सभी लोग एक बार फीडबैक दीजिए अपना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सत्यम जी, गुड्डू जी, बंदुअल जी, बताइए सभी लोग कैसा लगा है सेशन। और जैसा मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। और पॉलिटेक्निक में जो भी फ्रेंड ITI की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सब पढ़ सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, सभी के लिए है, ताकि सिलेबस सबका सेम होता है, थोड़ा मार्किंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए तो एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी स्टेट में तो गवर्नमेंट मार्किंग सॉरी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। रजनीश जी, बिल्कुल झारखंड, और जो पर्सनली बातें होगी वो सभी आप लोग कमेंट में ज़रूर मतलब व्हाट्सएप पे आके ज़रूर बताइएगा। सभी लोग एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत अच्छा मुन्ना जी, चलिए थैंक यू, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। फाइनली आपका एग्ज़ाम एडमिशन ज़रूर होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है। और मैं ये अब चैनल अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ साथ इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। अभी तक जो पिछले सेशन को नहीं देखे हैं उसको देखिए, और जिसको लग रहा है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि 1 घंटा का है, तो उसके लिए आप यूट्यूब फीचर का यूज कीजिए, उसमें डबल स्पीड का ऑप्शन आता है, तो डबल स्पीड पे देखिए, सभी वीडियो को देखिए,
ठीक है। मेरे अगर जितने वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं बेफालतू वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अच्छा फैक्ट्स दे रहा हूँ। ठीक है। और तीन बार एग्ज़ाम दिया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जिनको भी क्वेश्चन बैंक रटना है वो 2018-19 का ही रटे, ना कि पिछले समय मतलब ईयर का बहुत सारा, जैसे 1995 2004 मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। प्रैक्टिस और सेट के तौर पर उसे यूज करें। और किस तरह से तैयारी करनी है जिनको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि किस तरह से तैयारी की जाती है, किस ऐप्स को इंस्टॉल करना है। जिनके पास बुक ना हो तो वो ऐप्स को भी इंस्टॉल करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल देखिए अमन जी, बिल्कुल बनाएंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक का। पहले आप तैयारी तो कीजिए, उसके बाद कौन सा ब्रांच लेना, कहाँ कौन सा कॉलेज अच्छा है, सभी लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट जो इस क्लास होगा मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, एक दिन छोड़कर, आज जैसे संडे है तो ट्यूसडे को क्लास होगा, क्योंकि एक दिन आपको पढ़ने के दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भेजेंगे ग्रुप में, तो सभी लोग बनाइए। और कोई भी रिमूव मत होइए क्योंकि स्टडी मटेरियल भेजूंगा। और जो मैं लिंक भेजता हूँ जिसमें पॉलिटेक्निक का स्टडी मटेरियल आता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आज तक का जितना भी नोट्स है सभी आप लोगों को मिल जाएगा। और ग्रुप में मैं अभी इस PDF को भेज रहा हूँ, तो सभी लोग इस PDF को संभाल के रखें और बार बार रिविज़न करते रहें। ठीक है। चलिए ITR तो आपको इजी में निकल जाएगा। ITR के लिए बस अगर आप ल्यूसेंट का जो GK GS है उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मैंने तो उसी से पढ़ के ITR में 14 रैंक लाया था। ठीक है। पूरे 10,000 स्टूडेंट में 14 रैंक आया था। तो आप जनरल जो ल्यूसेंट का जनरल साइंस और GK का आता है उसे भी पढ़ कर आप ITR निकाल सकते हैं। तो चलिए सभी लोग को बाय बाय और गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से रहें और लॉकडाउन में कहीं बाहर ना निकले और घर बैठे तैयारी कीजिए फ्री ऑफ कोर्स। किसी को ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं करना है, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। मैथ्स का भी तैयारी करवाऊंगा 20 तारीख के बाद। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म PE का जो है 15 मई तक लास्ट डेट है, उसमें जो भी मॉडिफाई करना है कर लीजिए। कोई भी गलती किए होंगे तो कर लीजिए। और सही बात, एक बात बता दूँ कि जो भी फ्रेंड फ़ोटो अपलोड करते हैं मतलब फॉर्म भरने के दौरान, तो उसके फ़ोटो के नीचे में आपका नाम और कब छपवाए थे वो फ़ोटो वो भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए बंदुल जी, रौनक, गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से रहिए और मैं दुआ करूँगा कि इस बार आपका पॉलिटेक्निक ज़रूर निकले। और आइए मैं आपका फिर सीनियर होके हेल्प करूँगा एक इंजीनियर होते के नाते। तो सभी लोग, आप सभी फ्यूचर के इंजीनियर हैं, तो मस्त तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।